हे हेलो गाइस, वेलकम टू विद्याकक्ष। मैं हूं तुषार। आज का हमारा टॉपिक है सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ये हमारे सिक्योरिटी वाले चैप्टर की सेकंड वीडियो है। अगर किसी ने इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है। और कोई नया बंदा इस चैनल पर आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हर वीडियो की अपडेट जल्दी से मिल जाएगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन से। मतलब ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और कोऑपरेशन होता क्या है, मतलब जो सहयोग होता है वो होता क्या है, और हम उसके बारे में पढ़ेंगे। कोऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे और जो कोऑपरेशन कुछ फैक्टर्स है, मतलब हमें कोऑपरेट किन किन चीजों पर करना चाहिए। ठीक है, जैसे डिसआर्ममेंट हो गया, हमारा आर्म्स कंट्रोल हो गया, और हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ऐसी जैसे कॉन्फिडेंस होता क्या है, और हमारा कोऑपरेशन होता क्या है। मतलब सिंपल सी बात है, कोऑपरेशन होता है मतलब किसी को सहयोग करना। जैसे कंट्रीज कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को, इकोनॉमिकली कोऑपरेट करे, फाइनेंशियली कोऑपरेट करे, मिलिट्री कोऑपरेट करे, उसको कोऑपरेशन कहा जाता है। किसी को सपोर्ट करना, हेल्प करना, या जो मिलिट्री हो, इकोनॉमिकली हो या फाइनेंशियली हो, उसको कोऑपरेशन बोला जाता है। उसको सहयोग, मतलब हम आपका सहयोग करेंगे, आपको कोऑपरेट करेंगे, उसको कोऑपरेशन बोला जाता है। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर। ये हमने एनसीईआरटी वाली बुक से ही लिखा है। ठीक है, वैसे मैं इसकी फोटो आप खींच के आपके इंस्टाग्राम में, अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे डाल दूंगा, वहां से जाके इसका स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं। आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो वैसे क्लियर दिख ही रहा होगा। ठीक है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन। कोऑपरेशन इन लिमिटिंग वॉयलेंस इज पॉसिबल। कोऑपरेशन के कारण जो वॉयलेंस होता है, ठीक है, हिंसा होती है, उस पर लिमिट लगाना संभव है, पॉसिबल है। इट इज यूनिवर्सली एक्सपेक्टेड व्यू दैट कंट्रीज शुड ओनली गो टू वॉर फॉर द राइट रीजन। ठीक है, अब कोऑपरेशन, जब से कोऑपरेशन स्टार्ट हुआ है तो पूरे यूनिवर्सली, पूरे वर्ल्ड में, विश्व में, ठीक है, ये माना जाता है कि जो राय है ये मानी जाती है कि जो कोई भी कंट्री है ना, वो युद्ध के लिए नहीं जाएगी जब तक कोई सही रीजन नहीं होता है, राइट रीजन नहीं होता, वो जब तक लड़ाई नहीं करेगी। ठीक है, प्राइमरी मतलब कुछ जो रीजन है या ऑब्जेक्टिव है क्या क्या होने चाहिए जब आप युद्ध करोगे। आप अगर लड़ाई करोगे तो आप अपने सेल्फ डिफेंस में करोगे, मतलब कोई आप पर हमला करेगा, आप अपने बचाव के लिए उसको उसके ऊपर अटैक करोगे। आप बिना वजह किसी के ऊपर अटैक नहीं करोगे। ठीक है, और टू प्रोटेक्ट पीपल, और अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, मतलब अपनी कंट्री की सेल्फ डिफेंस के लिए करोगे, और अपनी कंट्री के लोगों को बचाने के लिए करोगे। ठीक है, सेल्फ डिफेंस के लिए करोगे और प्रोटेक्ट पीपल। आर्मीज मस्ट अवॉइड किलिंग और हर्टिंग नॉन combatants as well as unarmed और surrendering combatants। ठीक है, और जो आर्मी का मतलब जो सेनाएं हैं, सिंपल सी बात है, कोई भी कंट्री की अगर सेनाएं, युद्ध चल रहा है, ठीक है, तो या वे उनको लोगों को नहीं मारेंगी और ना ही उनको हर्ट करेंगी। जो या मिलिट्री में नहीं आते, आम लोगों को बिल्कुल नहीं मारना है। ठीक है, और या जो आपके बेशक वो सोल्जर भी हों, अगर वे निहत्थे हों, बिना हथियार के हों, तो उनको भी अटैक नहीं करना, उनको भी नहीं मारना है। या वो सरेंडर कर रहे हो, मतलब वे अपने घुटने टेक चुके, हार मान चुके, जब भी उन पर अटैक नहीं करना है। वे अटैक कर रहे हो जब आप अटैक कर सकते हो। तो ये ठीक है, ये 3 पॉइंट्स। अगर वो बंदा मिलिट्री में शामिल नहीं होगा, आम नागरिक होगा, आप उस पर अटैक नहीं करोगे। अगर वो बंदा सरेंडर कर रहा है, ठीक है, हार मान रहा है, आप उस पर जब अटैक नहीं करोगे। और जो बंदा है, क्या बोलते हैं उसको, बिना हथियारों के है, निहत्था खड़ा है, आप उसके ऊपर जब भी अटैक नहीं करोगे। ठीक है, फोर्स मस्ट इन एनी केस टू बी यूज्ड ओनली आफ्टर ऑल द अल्टरनेटिव्स आर फेल्ड। ठीक है, और जो आपकी आर्मी है, फोर्स है, उसका जब भी इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब जो आपकी मिलिट्री है, मिलिट्री का जब भी इस्तेमाल करना है जब सारे अल्टरनेटिव, बातचीत की जो सारी क्रियाएं हैं, अल्टरनेटिव्स है, वो कंप्लीट हो चुका है, वो सब कुछ फेल हो चुका है, कोई कुछ भी कामयाबी हाथ लगी नहीं है। अब जब भी अपनी मिलिट्री का उपयोग करोगे, अगर युद्ध चला, बातचीत से युद्ध नहीं सुलझ रहा है, नहीं मान रहे, तभी आप अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो सारे अल्टरनेटिव सब फेल हो जाए। The most important factor is disarmament। अब कुछ इंपोर्टेंट फैक्टर आते हैं हमारे। ठीक है, जैसे हमारा डिसआर्ममेंट आ गया। ठीक है, आर्म कंट्रोल, हथियारों को मतलब कैसे कंट्रोल करना है, और हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। ठीक है, अब हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं डिसआर्ममेंट होता क्या है। डिसआर्ममेंट रिक्वायर्स ऑल स्टेट्स टू गिव अप सर्टेन काइंड ऑफ वेपन्स। ठीक है, मतलब डिसआर्ममेंट होता है ना, डिसआर्ममेंट एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें जो कंट्रीज है उन सभी स्टेट्स को मानना पड़ेगा कि आपको कुछ वेपन्स हैं, आपको उनको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कुछ सर्टेन काइंड ऑफ वेपन, सारे वेपन्स नहीं, मतलब इसमें जो एग्रीमेंट होगा, आपने उसके वेपन्स के नाम लिख देंगे, आपको इन ट्रीटी होगी कि आप अब इन वेपन्स को आपको छोड़ना होगा, गिव अप करना होगा, आप इनका इस्तेमाल नहीं करोगे कभी भी, ना ही आप अपने पास रखोगे, आपको इनको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा।
फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 1972 में बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन हुआ था, ठीक है, BWC, ठीक है। तो 1972 में 1972 में बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन हुआ था, ठीक है, कि आप जो बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन होता है मतलब जो अंग भंग करने वाले जो वेपन्स होते हैं आप उनका इस्तेमाल नहीं करोगे। 1972 में इसकी एक ट्रीटी साइन की गई थी कि अब इनका इस्तेमाल नहीं होगा। आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन MCQ में पूछा जा सकता है कि BWDC या फिल इन द ब्लैंक में पूछा जाता है कब हुई थी, ठीक है, साइन। इन 1992 केमिकल वेपन कन्वेंशन, और 1992 में 1992 में केमिकल वेपन कन्वेंशन हुई थी, CWC हुई थी, ठीक है। आपका ये भी क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है कि केमिकल वेपन MCQ में आ जाए या आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए, किसी में भी आ सकता है, पर 1 मार्क्स में क्वेश्चन ही इन दोनों में से कोई सा भी आ सकता है आपका, या बायोलॉजिकल वेपन्स का पूछा जा सकता है आपसे या केमिकल वेपन्स का पूछा जा सकता है। तो आप इन दोनों को ध्यान रखना है। आपका बायोलॉजिकल वेपन हुआ था 1972 में और केमिकल वेपन 1992 में, ठीक है। बैन द प्रोडक्शन एंड प्रोसेशन ऑफ दीज वेपन्स, इन दोनों ट्रीटी के कारण जो इनका प्रोडक्शन था और जो इनको पोसेशन था मतलब इनको बढ़ाना था और इनको उत्पादन था, उन दोनों पर बैन लगा दिया गया था इन वेपन्स के। 1972 में हमारा बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन हुआ था और 1992 में हमारा केमिकल वेपन कन्वेंशन हुआ था। मोर देन 155 स्टेट्स एक्यूज्ड टू BWC, ठीक है। 155 स्टेट से मतलब 155 कंट्रीज, 155 कंट्रीज से ज्यादा ने BWC बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन को साइन किया था और 181 कंट्रीज 181 कंट्रीज ने CWC केमिकल वेपन कन्वेंशन को साइन किया था, ठीक है। हाँ, बट द सुपर पावर USA एंड USSR डिड नॉट वांट टू गिव अप थर्ड टाइप ऑफ वेपन, न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। परंतु, ठीक है, इन्होंने जो हमारे सुपर पावर से और जो कंट्री से सबने साइन तो कर दिए कुछ वेपन्स को छोड़ने के, जैसे बायोलॉजिकल वेपन, केमिकल वेपन, पर जो हमारे सुपर पावर से जैसे अमेरिका हो गई, USA हो गई, उन्होंने जो एक थर्ड टाइप का वेपन था, तीसरे प्रकार का वेपन था, जो हथियार थे, उन्हें छोड़ने के लिए मना कर दिया कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे, इनको बनाना हम बंद नहीं करेंगे, ठीक है। तो उनको वेपन्स को सिमिलरली जाना जाता है न्यूक्लियर वेपन्स के उससे, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, एटम बम्स हो गए, ठीक है, उनके उससे, पर ठीक है, उन्होंने मना कर दिया कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे। फिर उन्होंने ना एक ट्रीटी साइन की, आर्म कंट्रोल लाया कि अब हथियारों पे चलो हम इनको छोड़ेंगे तो खत्म तो नहीं करेंगे पूरी तरीके से, पर इन पे कुछ कंट्रोल लाया जाएगा, ठीक है। अब इन पे कुछ कंट्रोल लाएंगे हम, अब इन पे कुछ कंट्रोल करेंगे कि बनाएंगे पर लिमिटेड स्टेज पर बनाएंगे, बेहद नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये पागलों की तरह लगे हुए हैं हथियार बनाने में, ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम। तो इन दोनों ने फिर सुपर पावर्स ने तय किया कि हम वेपन्स को रखेंगे जरूर पर लिमिटेड स्टेज पे। फिर उन्होंने आर्म कंट्रोल के बारे में सोचा, ठीक है, डिसआर्ममेंट कंप्लीट होता है, अब हमारा आता है अगला आर्म कंट्रोल, हथियारों को कैसे कंट्रोल किया जाए। The arm control regulates the acquisition and development of weapons। जो हमारा आर्म कंट्रोल है वो रेगुलेट करता है जो एक्विजिशन होता है और जो डेवलपमेंट होती है वेपन्स की, मतलब हथियारों के कंट्रोल के कारण जो आपके वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स हो कुछ भी हो, आपको उनको इस तरीके से रखना, चाहे आप उनको म्यूजियम में रख दो अपने, ठीक है, या आप उनको ताला लगा के रख दो, पर आप उनको रख सकते हो पर उनका इस्तेमाल नहीं करना है जब तक बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ जाती है, ठीक है। The anti-ballistic missile treaty in 1971 tried to stop the United Nations and Soviet Union from using ballistic missiles as a defensive shield to launch a nuclear attack, ठीक है। अब हमारी जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी है ABM, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी 1972 में साइन की गई थी, ठीक है। वो इसलिए साइन की गई थी जो हमारे उनको जो हमारी यूनाइटेड स्टेट्स और जो सोवियत यूनियन की सुपर पावर्स थी, इन दोनों को रोकने के लिए इनको साइन किया गया था, क्योंकि जो ये बैलिस्टिक मिसाइल का है इस्तेमाल ये डिफेंस अपने डिफेंस के लिए करते थे, पर ये इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी, तो कभी एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर वेपन अटैक लॉन्च ना कर दे, इसके लिए फिर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी भी साइन की गई थी 1972 में। क्योंकि 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान के ऊपर एटम बॉम्ब्स गिरा दिए थे और उसकी तबाही पूरे वर्ल्ड ने देखी थी कि उसने कितनी बड़ी डिस्ट्रक्शन की थी, जापान ने कितनी बुरी तरह तबाही कर दी थी। और वे बॉम्ब्स उस टाइम पे इतने हैवी बॉम्ब्स नहीं थे जो अब बन चुके थे, ठीक है, तो उन बॉम्ब्स ने डिस्ट्रक्शन की थी, तो जो अब बम बना चुके हैं ये, तो वे कितने
डिस्ट्रक्शन करेंगे, तो इसलिए उन्होंने फिर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी भी की 1972 में, कि अब जो आपके एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है इनका भी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। द यूएसए एंड सोवियत यूनियन साइंड आर्म कंट्रोल ट्रीटी। अब हमने चैप्टर 1 में हमारे पढ़ा था कोल्ड वॉर एंड नॉन अलाइनमेंट वाले में, कि जो हमारे सोवियत यूनियन है, यूएसए, जो ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप्स हैं, इनके पीछे पहले कोल्ड वॉर दबा के हथियारों की होड़ की, पर इन दोनों को फिर बाद में समझ आया कि जो हथियारों की होड़ है, हथियारों की होड़ से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। हथियार हमारी बर्बादी भी है, ठीक है। किसी ने अगर न्यूक्लियर वेपन छोड़ दिया तो बर्बादी दोनों की जबरदस्त हो गई, ठीक है, तबाही हो जाएगी वर्ल्ड में, ये पता भी नहीं चलेगा कि कौन जीता कौन मरा। तो इन्होंने कुछ आम हथियारों को कंट्रोल करने की कुछ ट्रीटी साइन की थी, ठीक है। जैसे ट्रीटी उन्होंने एनपीटी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की थी, कुछ असोल्ट स्टार्ट, ठीक है, ऐसी ट्रीटीज की थी। तो पहली हमारी ट्रीटी थी सोल्ट सेकंड, ठीक है। इसमें हमारे कुछ ट्रीटी दे रखी है, जैसे सोल्ट सेकंड स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, दी स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी सोल्ट सेकंड, ठीक है। हमारी ये ट्रीटी, इसको आर्म कंट्रोल ट्रीटी, इसमें हथियारों को कंट्रोल किया जाएगा कि आप हथियारों को ज्यादा नहीं बनाए जाएंगे। स्टार्ट अब हमारी दूसरी है स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, मतलब एक ऐसी ट्रीटी साइन की थी कि जो अब हथियार है उनको कम करना है, ठीक है। आप बना तो चुके हो ज्यादा, अब उनको कम करना है, कैसे न कैसे डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। और एनपीटी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इन 1968, आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि एनपीटी कब हुई थी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कब साइन की गई थी, 1968 में साइन की गई थी। Those countries who had tested and manufactured nuclear weapons before 1967 were allowed to keep, ठीक है। इन्होंने कुछ ट्रीटी तो साइन कर ली, एनपीटी भी साइन कर ली, पर कुछ इनमें ट्रीटीज ऐसी थी, जैसे एनपीटी थी, उन ट्रीटीज में ये था कि इन्होंने ट्रीटी इसलिए साइन की थी कि मतलब जिन कंट्रीज ने 1967 से पहले, ठीक है, वेपन्स बना लिए, ठीक है, अब उन्हीं के पास अधिकार रहेगा वेपन्स रखने का, ठीक है। उन्हीं वे ही न्यूक्लियर वेपन्स रख सकते हैं, पर जिन्होंने नहीं बनाए हैं उनको अलाउड नहीं होगा वेपन्स रखने का। अगर उन्होंने ये ट्रीटी साइन कर ली तो उनको कोई अधिकार होगा ही नहीं वेपन्स रखने का। तो ठीक है, इस ट्रीटी को इंडिया ने साइन करने से बिल्कुल मना कर दिया था, क्योंकि इंडिया के पास उस टाइम में न्यूक्लियर वेपन्स थे नहीं और इंडिया को खतरा था अपने पड़ोसियों से। तो इंडिया ने साफ साफ मना कर दिया कि हम इस ट्रीटी पर साइन नहीं करेंगे, हम न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे, ठीक है। तो इंडिया ने 1998 में जाकर अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था और न्यूक्लियर स्टेट बन गया था इंडिया, ठीक है। तो जो एनपीटी थी वो ट्रीटी ऐसी थी कि जो कंट्रीज हैं जिन्होंने 1967 से पहले ना ही कोई टेस्ट किया है, ना ही न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं, उनको अधिकार नहीं होगा, उनको अलाउड परमिशन नहीं होगी कि वे वेपन्स बना सके। खाली उन्हीं कंट्रीज को परमिशन होगी जिन्होंने 1967 से पहले न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है और वेपन्स बना लिए हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, अब हमारा आर्म कंट्रोल वाला भी टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। अब हमारा आता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। मतलब जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है वो होता क्या है, सिंपल सी बात है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक ऐसी चीज, मतलब कॉन्फिडेंस बना के रखना है। मतलब अगर लड़ाई से बचना है तो कॉन्फिडेंस बना के रखो। दूसरे बंदों को आप अपना इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाओ कि वो बंदा डर जाए, पे युद्ध करने की सोचे ना, उसको ये लगे, उसके अंदर भी आप इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस अपने लिए इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बना दो कि वो बंदा हमें हरा देगा, ठीक है। ये मत सोचो कि हम उसे हरा देंगे, उस बंदे को लगना चाहिए कि हम उसे हरा सकते हैं, वो हमें नहीं हरा सकता, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस। उसके साथ आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करो, टेक्नोलॉजी शेयर करो, ठीक है। उनको बताओ, ठीक है, कि हमने ये बनाया है, हमने वो क्या, बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, ठीक है। आज के टाइम में यही चल रहा है युद्ध से बचने के लिए। कॉन्फिडेंस, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी ऑल्सो एक्सपेक्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एज अ मीन्स ऑफ अवॉइडिंग वायलेंस, ठीक है। जो हमारी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, पारंपरिक सुरक्षा है, ठीक है, वो एक उसको सिक्योरिटी को एक एक्सपेक्ट ऐसा माना जाता है कि जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का जो मेजर है वो वायलेंस को कम करने के लिए, ठीक है, अब वायलेंस को अवॉइड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज अ प्रोसेस इन विच कंट्रीज शेयर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन विद देयर राइवल्स, ठीक है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में हमने अभी पढ़ा था, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में जो हमारे दुश्मन कंट्रीज हैं, ठीक है, हम उनके साथ अपनी इंफॉर्मेशन और जो, ठीक है, और आइडियाज वो शेयर करेंगे, ठीक है, कि हमने अब हमारे जो इंफॉर्मेशन जैसे होती है कि हमने कोई कंट्रीज मिसाइल्स बना लिए हैं, एटॉमिक टेस्ट कर लिए हैं,
ठीक है, हमने फाइटर प्लेन बनाया, अब सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। उन बंदों के दिल में अपना डर बिठा के रखना है कि इनके पास इस तरीके के वेपन है, सब कुछ बताना है उनको, ठीक है, बता के उनको डर में रखना है। कई लोग होते हैं कि इन्फॉर्मेशन हम शेयर नहीं कर रहे, इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है ताकि वो बंदा डरे, ठीक है, अपने दुश्मनों के साथ, क्योंकि दिस इज अ वे ऑफ डेमोनेस्ट्रेटिंग दैट दे आर नॉट प्लानिंग अ सरप्राइज अटैक। और जो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है वो एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा तरीका है जिसके कारण जो आपका दुश्मन है ना वो आप पे हमला करने की कभी सोचेगा भी नहीं, आप पे डायरेक्ट, ठीक है, सरप्राइज मतलब एक अचानक से हमला करने की बिल्कुल नहीं सोचेगा। जैसे अटैक नहीं कर देते हम पे अचानक से, तो आप पे अचानक से सरप्राइज अटैक करने की बिल्कुल नहीं सोचेगा। Confidence building is a process designed to ensure that rivals do not go to war through misunderstanding and misconception, ठीक है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको डिजाइन किया गया है इसके लिए कि जो आपका दुश्मन है वो युद्ध तक ना जाए और वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है और जो मिसकंसेप्शन है उसी के बीच में उलझा रह जाए और वो लड़ाई के लिए सोचे भी ना, वो इसी डर में रहे कि यार मैंने लड़ाई कर दी तो मैं ही खत्म ना हो जाऊं, मेरी ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन ना हो जाए, मेरा ही ज्यादा नुकसान ना हो जाए, ठीक है। हमारा ये जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन वाला टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, नॉन ट्रेडिशनल नोशंस। अगर आपका इसका स्क्रीनशॉट लेना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ऐसे हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है नॉन ट्रेडिशनल नोशंस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गैर परंपरागत जो नोशनल संसाधन उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वे होते क्या है। इसमें पहले हम नॉन ट्रेडिशनल नोशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर नॉन ट्रेडिशन के दो पार्ट्स होते हैं जैसे ह्यूमन सिक्योरिटी, ग्लोबल सिक्योरिटी, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट में जो खतरे आते हैं हमारे, चाहे वो टेररिज्म हो गया, ह्यूमन राइट हो गया, ग्लोबल पॉवर्टी हो गया, माइग्रेशन हो गया, पेंडेमिक बीमारियां होती हैं वे हो गई। फिर उसके बाद हम कोऑपरेटिव सिक्योरिटी पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडिया की जो सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है उसके बारे में। फिर हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं नॉन ट्रेडिशनल नोशन। नॉन ट्रेडिशनल नोशन होता क्या है? नॉन ट्रेडिशनल नोशन वो होते मतलब जो गैर परंपरागत जो संसाधन है वे क्या होते हैं। नॉन ट्रेडिशनल नोशन वो होता है जिसमें जो खतरा हो किसी भी कंट्री के जो लोग हैं उसको किसी भी अदर कंट्री की मिलिट्री से खतरा हो, या जो मानव एक्सिस्टेंस है, ह्यूमन एक्सिस्टेंस है, जो मानव का अस्तित्व है वो खतरे में हो, उसको गैर, ठीक है, उसको गैर नॉन ट्रेडिशनल नोशन कहा जाता है, ठीक है। These go beyond, अब हम स्टार्ट करते हैं। These go beyond of military threats to include a wide range of threat and danger affecting the condition of human existence, ठीक है। मतलब नॉन ट्रेडिशनल नोशन में अगर खतरा हो, मिलिट्री का खतरा हो, ठीक है, सैन्य खतरा होगा, और जो खतरा होगा ना उसके कारण खतरा पैदा होगा जो मानव एक्सिस्टेंस है, मानव का अस्तित्व है, ह्यूमन एक्सिस्टेंस है, उसके लिए खतरा पैदा होगा हमारा नॉन ट्रेडिशनल नोशन में। और हमारे जो नॉन ट्रेडिशनल नोशन है वो दो टाइप्स का है, उसमें ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी है। पहला हम पढ़ते हैं ह्यूमन सिक्योरिटी होता क्या है, मानव सुरक्षा होता क्या है। ह्यूमन सिक्योरिटी इज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल मोर देन द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट, ठीक है। सबको पता है भाई ह्यूमन सिक्योरिटी है तो इसमें कंट्री की प्रोटेक्शन छोड़ के सबसे ज्यादा सुरक्षा करनी होगी हमें लोगों की, ह्यूमंस की। इसमें ह्यूमन सिक्योरिटी में ना सबसे ज्यादा हम इम्पोर्टेंट नहीं पढ़ेंगे, मतलब ह्यूमन सिक्योरिटी होता क्या है। ह्यूमन सिक्योरिटी नहीं कि लोगों को युद्ध से बचाना है, ये भी होता है, पर कि लोगों को मरने से बचाना है। पर ह्यूमन सिक्योरिटी का जो मेन पर्पस है कि लोगों को भूखा नहीं बनने देना है, ठीक है, उनको बीमारियों से बचाना है, उनको रोटी कपड़ा मकान जो 3 बेसिक नीड्स होती है उनकी वे पूरी करनी है, ठीक है। जो हमारे यूएन के जनरल सेक्रेटरी थे कोफी अन्नान, उन्होंने ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए कुछ के लिए ही कुछ पॉइंट सुझाए थे कि लोग कंट्रीज को ना अपनी इन चीजों पे ध्यान रखना है, लोगों की भूख मिटानी है, ठीक है, लोगों की भूख मिटानी है, उनको रोटी कपड़ा मकान अवेलेबल कराना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन सिक्योरिटी इज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल मोर देन द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट्स। तो हम सब जानते हैं अगर मानव सुरक्षा है तो मानव सुरक्षा होगी क्या, ह्यूमन सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल। ह्यूमन सिक्योरिटी में तो लोगों की सुरक्षा होगी, प्रोटेक्शन होगी पीपल की। किसी भी कंट्री से ज्यादा लोगों की सुरक्षा पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। कंट्री की सुरक्षा पे ध्यान दिया ना जाए जरूर, पर जो कंट्री के अंदर जो लोग हैं ना उनकी जो प्रोटेक्शन है, उनकी सुरक्षा है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, ठीक है, उनकी जान को लेकर हो, भूख को लेकर हो, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान को लेकर हो, उनके लिए सबसे ज्यादा उनकी सुरक्षा की जाएगी, ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन की जाएगी। ह्यूमन सिक्योरिटी एंड द स्टेट सिक्योरिटी शुड बी द सेम थिंग।
ह्यूमन सिक्योरिटी और जो स्टेट सिक्योरिटी है ये दोनों एक ही चीज है, क्योंकि अगर कोई कंट्री सुरक्षित रहेगी जब भी वहाँ के लोग सुरक्षित रहेंगे, वहाँ को उनको अच्छी तरह से हर चीज अवेलेबल हो पाएगी, वो भूखे नहीं मरेंगे। ठीक है, तो जो ह्यूमन सिक्योरिटी होती है वो स्टेट सिक्योरिटी होती है, दोनों एक जैसी चीज है। बट सिक्योर स्टेट डू नॉट ऑटोमेटिकली मीन सिक्योर पीपल। पर अगर कोई भी कंट्री सिक्योर हो उसका मतलब ये नहीं है कि वहां के लोग भी सिक्योर है। वहां की तो बस कंट्री सिक्योर है, वहां पे कोई अटैक नहीं हो रहा है, पर वो क्या पता वहां के इकोनॉमिकली जो लोग हैं इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग ना हो, इकोनॉमिकली जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा बुरी हो। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि कोई कंट्री सिक्योर है तो वहां के लोग भी सिक्योर है। प्रोटेक्टिंग सिटीजन फ्रॉम फॉरेन अटैक मे बी नेसेसरी कंडीशन फॉर सिक्योरिटी ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, अब किसी भी कंट्री के लिए अपने लोगों को मिलिट्री अटैक से बचाना, ठीक है, अटैक से बचाना वो सबसे जरूरी कंडीशन है सिक्योरिटी की। बट ड्यूरिंग लास्ट 100 years मोर पीपल हैव बीन किल्ड बाय देयर ओन गवर्नमेंट देन बाय फॉरेन आर्मीज। पर ठीक है, लोगों को बचाना हमले से दूसरी कंट्रीज के, दूसरी आर्मीज उनको ना मार दे। ठीक है, पहले लोगों की खतरा बना रहता था सिक्योरिटी का, पर आज का जो समय चल रहा है, जो ये टाइम चल रहा है, इसमें जो लोगों को खतरा है ना, जो लोग हैं कंट्रीज के, वे मारे तो जा रहे हैं, हर्ट भी किए जा रहे हैं, पर दूसरी आर्मीज के द्वारा नहीं, दूसरी कंट्रीज की मिलिट्री के द्वारा नहीं, खुद की सरकारों के द्वारा, उनकी खुद की गवर्नमेंट के द्वारा उनको मारा जा रहा है, हर्ट किया जा रहा है। ह्यूमन सिक्योरिटी फोकस ऑन वायलेंट थ्रेट्स। अब मानव सुरक्षा किस चीज पे फोकस करती है? पहली बात हम इसको छोड़ते हैं, इस लाइन को पहले भी होते हैं, उनको क्यों मारा जा रहा है? क्योंकि भाई उनको वे भूखे मर रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं। ठीक है, उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, उनको खाने के लिए अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, वे भूखे मर रहे हैं। तो ह्यूमन सिक्योरिटी फोकस ऑन वायलेंट थ्रेट्स। और हम सब जानते हैं जो ह्यूमन सिक्योरिटी है, मानव सुरक्षा है, वो जो वायलेंट थ्रेट्स होते हैं, ठीक है, उन पर ज्यादा फोकस करती है टू इंडिविजुअल्स। Internal violence like the hunger, disease, natural disaster, because of this kills far more people than war or terrorism. अब हम सब जानते हैं जो इंटरनल वॉयलेंस होते हैं, मतलब जो आंतरिक वॉयलेंस होते हैं, वो झगड़े होते हैं, हिंसा लगा लो आप, ठीक है, उन्हीं के कारण जो लोग है ना सबसे ज्यादा मरते हैं बिना किसी अटैक के। ठीक है, जो इंटरनल वॉयलेंस से ही सबसे ज्यादा लोगों की हत्या होती है, उनमें मर जाते हैं। तो वे इंटरनल वॉयलेंस कौन कौन से है? लोग सबसे ज्यादा भूख से मरते हैं। ठीक है, लोग भूखे मर जाते हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए खाना नहीं होता। नेचुरल डिजास्टर, अब कई कंट्रीज ऐसी है जिनमें नेचुरल डिजास्टर आते रहते हैं, भूकंप आते रहते हैं, लैंडस्लाइड्स होती रहती है, ठीक है, सुनामी आती है, तो लोग नेचुरल डिजास्टर के उससे भी मर जाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक जो आपदाएं आती है उससे भी मरते हैं, बिकॉज दीज किल। और जो ये इंटरनल वॉयलेंस है, ठीक है, जो ये जो हमारी ह्यूमन सिक्योरिटी इंटरनल वॉयलेंस, जैसे हमारी भूख, बीमारियां हो गई, नेचुरल डिजास्टर हो गया, ठीक है, इन्हीं के कारण जो लोग है वो सबसे ज्यादा और जल्दी मारे जा रहे हैं। इतने लोग युद्ध में भी नहीं मारे जाते, ना ही आतंकवादियों के द्वारा मारे जाते हैं, जितने इंटरनल जो वॉयलेंस है उसके द्वारा मारे जा रहे हैं। भूख के द्वारा हो गया, आपकी बीमारी लगा लो, आप खुद ही लगा लो। अब जो हमारा टाइम पीरियड चला उसमें कोविड-19 जो इसको कोरोना बोला जाता है, ठीक है, वो बीमारी इतनी ज्यादा फैल चुकी है और इससे पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा लोग मर रहे हैं। ठीक है, तो जो बीमारियां हुई सबसे बड़ा कारण होता है लोगों के मरने का। उसमें आप बीमारियों में कुछ भी लगा, जैसे कोविड-19 लगा लो, एड्स लगा लो, बर्ड फ्लू लगा लो। और कुछ कंट्रीज ऐसी है जो आज तक है ना एड्स की दवाई भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं, क्योंकि वे कंट्रीज इतना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है नहीं, वो अफोर्ड नहीं कर पाती इन दवाइयों को। तो ठीक है, तो हमारा ये ह्यूमन सिक्योरिटी वाला खत्म होता है कि मानव सुरक्षा होती क्या है। अब आता है हमारा ग्लोबल सिक्योरिटी, वैश्विक सुरक्षा होती है, मतलब वर्ल्ड की सिक्योरिटी, ग्लोबल सिक्योरिटी। emerged in 1990s in response to the global nature of threats। ठीक है, मतलब जो ग्लोबल सिक्योरिटी उसकी शुरुआत में 1990 से 1990s से हो गई थी, जब ग्लोबल नेचर ऑफ थ्रेट्स, मतलब जो पूरा ग्लोबल नेचर है, मतलब जो वैश्विक प्रकृति है, मतलब पूरे वर्ल्ड में खतरा पैदा हो रहा था। जैसे ग्लोबल नेचर में हम लगा लेते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग भी आ सकती है, इंटरनेशनल टेररिज्म भी आ सकता है, हेल्थ पेंडेमिक्स भी आ सकता है। ठीक है, ग्लोबल सिक्योरिटी में सब कुछ आता है। ठीक है, आपका ग्लोबल वार्मिंग से क्या खतरा होता है? हम सब जानते हैं कि आज का टाइम ऐसा है कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है, पर आपको ये नहीं पता कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण है जो हमारे सी लेवल्स हैं वो
आने वाले समय में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह चलती रही तो जो सी लेवल है ना वो बढ़ सकता है 1.5 से 2 मीटर, जिसके कारण जो 20% बांग्लादेश में बाढ़ आ सकती है। ठीक है, जो आइलैंड नेशन है जैसे मालदीव, श्रीलंका, ये भी डूब सकते हैं। और जो थाईलैंड है वो आधी से ज्यादा उसकी जो जनसंख्या वो डूब जाएगी, ये तो गारंटी क्या ही रखा है भाई। ठीक है, अब हमारा आता है ग्लोबल सिक्योरिटी एमर्जिंग 1990s। ठीक है, ग्लोबल नेचर ऑफ थ्रेट सच एज ग्लोबल वार्मिंग हो गया हमारा। अब इंटरनेशनल टेररिज्म, जो अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद होता है वो होता क्या है, हम सबको पता है भाई। इंटरनेशनल टेररिज्म आतंकवाद, ठीक है, आतंकवाद भाई कुछ कंट्रीज पहले ऐसी थी 1990s से पहले, ठीक है, 1990 से पहले, जो टेररिज्म को सपोर्ट करती थी कि उनको पीछे से सहारा देती थी, उन्हीं ने उनको इस काबिल बनाया कि वो अब कर सकते हैं किसी को भी बर्बाद। ठीक है, आतंकवाद को उन्होंने शाख दे के इतना बड़ा कर दिया है। ठीक है, उन कंट्रीज के भाई नाम आपको सबको पता होगा कि सबसे ज्यादा जो टेररिज्म है उसको जो बढ़ाया गया वो अमेरिका के द्वारा बढ़ाया गया, जो कोल्ड वॉर चल रही थी। ठीक है, पर आपको भी पता है, पर जब अमेरिका ने उसको टेररिज्म को बढ़ावा देना बंद कर दिया, ठीक है, एक टाइम ऐसा आया कि जो तालिबान या अलकायदा के जो ग्रुप्स थे, इनके टेररिस्ट ग्रुप थे, तो अमेरिका के ऊपर एक टेररिस्ट स्ट्राइक की गई थी 11 सितंबर 2001 को, जिसको 9/11 का अटैक कहा जाता है। ठीक है, हमें इससे भी ग्लोबल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल टेररिज्म से भी बचना है। और हेल्थ पेंडेमिक्स में क्या आता है, हमारी जो बीमारियां आती हैं, जैसे हमें बताया था बीमारियों में एड्स, बर्ड फ्लू, ठीक है, तो आता ही है। पर आज के टाइम में हमें पता है कि कोरोना सबसे बड़ी वैश्विक महामारी बन चुकी है। ठीक है, तो नो कंट्री कैन रिसोल्व दिस प्रॉब्लम अलोन, और कोई भी जो कंट्री है ना वो अकेला इन जो ये मुसीबतें, इनको प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं करता, सभी को एक कर सकता, सभी को एक साथ मिलकर इनको सोल्व करना होगा, इनको एक साथ सपोर्ट करना होगा, जब ये इन प्रॉब्लम्स को भी, ठीक है, मुसीबतों पे कंट्रोल पाया जा सकता है। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग सी लेवल राइज, ठीक है, हमने अभी पढ़ा, हमने भाई ग्लोबल वार्मिंग में देख लिया, तो ये वैसे लाइन मैंने एक्स्ट्रा में लिख दी, मैंने आपको पहले बता दिया था कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो सी लेवल है वो 1.5 से 2 मीटर बढ़ सकता है, जिसके कारण जो 20% है बांग्लादेश वो डूब सकता है। मालदीव, जैसे मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गई, जो आइलैंड नेशंस है, ठीक है, इनमें भी पूरी तरह बाढ़ सकते हैं, तो डूब भी सकते हैं। और जो थाईलैंड है उसकी जो हाफ पॉपुलेशन है, आधी से ज्यादा जनसंख्या, वो डूब ही जाएगी बाढ़ में अगर हो गया तो। ठीक है, अब हमारा ग्लोबल सिक्योरिटी भी कभी खत्म होता है। अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट। अब न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट मतलब जो अब खतरे के नए नए सोर्स है क्या, इसमें हम पढ़ेंगे आतंकवाद, टेररिज्म के बारे में, ह्यूमन राइट के बारे में, मानवाधिकार के बारे में, और ग्लोबल पॉवर्टी मतलब जो वैश्विक गरीबी है, पूरे वर्ल्ड लेवल की जो गरीबी है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं टेररिज्म से, आतंकवाद से। आतंकवाद होता क्या है, रेफर टू पॉलिटिकल वायलेंस दैट टारगेट सिविलियन डिलिबरेटली एंड इनडिस्क्रिमिनेटली। आतंकवाद का मतलब सिंपली है कि जो आतंकवाद है वो पॉलिटिकल वायलेंस फैलाता है, जो पॉलिटिकली वायलेंस फैलाता है और टारगेट करता है सिविलियंस को। मतलब जो टेररिस्ट होंगे ना वो किसी मतलब ना ही वो जो टेररिस्ट होंगे ना ही वो किसी गवर्नमेंट को टारगेट, वो डायरेक्टली टारगेट करेंगे सिविलियंस को, आम जनता को टारगेट करेंगे। किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है उसको तोड़ने के लिए, ठीक है, उसको इसके लिए वो आम जनता को टारगेट करते हैं। उनकी जो डिलिबरेटली है और जो बिना भेदभाव के, वो ये नहीं देखते कि कौन सी जाति है, कोई बस उनको ये चाहिए कि ये आम जनता है, हम उनको वो उन्हीं को ही टारगेट करते हैं। बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, ठीक है, जवान हो, किसी को नहीं सोचते, उनको बस सिविलियंस को टारगेट करना होता है आतंकवादियों को। ठीक है, इंटरनेशनल टेररिज्म इंक्लूड पीपल ऑफ कंट्री फॉर मोर देन वन कंट्री। और अंतरराष्ट्रीय टेररिज्म हम सब जानते हैं किसी भी एक कंट्री के लोग नहीं होते हैं। ठीक है, जो इंटरनेशनल टेररिज्म होता है, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद होता है, उसमें एक से ज्यादा कंट्रीज के लोग इन्वॉल्व होते हैं इंटरनेशनल टेररिज्म में। ठीक है, The classic cases of terrorism involve hijacking planes, planting bombs in planes, cafes, market and other crowded place. ठीक है, हम सब जानते हैं जो टेररिज्म होता है, आतंकवाद होता है, जो सबसे ज्यादा केस पाए जाते हैं, किस लिए पाया जाता है, जो आतंकवादी होते हैं ज्यादा तो जो प्लेन्स होते हैं उनको हाईजैक कर लेते हैं। ठीक है, प्लेन्स हाईजैक करना होता है, प्लेन्स में बम लगाना हो गया। ठीक है, जो मार्केट में बम लगाना हो गया, कैफेज होते हैं उनमें बम लगाना हो गया, या जो
अदर जो भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, क्राउडेड प्लेसेस होते हैं जहाँ पे ज्यादा भीड़ पाई जाती है, या मॉल्स हो गए, ठीक है, मार्केट हो गई, वहां पे बम लगाना वे आतंकवादियों का काम होता है, ठीक है, टेररिस्ट का काम होता है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल सीधी से पढ़ा, टेररिज्म का सिंपल सा एग्जांपल है 9/11 को, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के ऊपर टेररिस्ट स्ट्राइक हुई थी, जिसको 9/11 का हमला कहा जाता है, 9/11 का, ठीक है, 9/11 का अटैक कहा जाता है। इसमें जो टेररिस्टों ने ना, आतंकवादियों ने अमेरिका के 4 प्लेन्स को हाईजैक कर लिया था, ठीक है, और उनको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे क्रैश कर दिया था। दो प्लेन्स थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर्स पे जाकर टकराए थे, और एक पेंसिल्वेनिया के खेत में जाकर गिर गया था, ठीक है, और एक का तो टारगेट मिस हो गया था, ठीक है। तो ये हमारा टेररिज्म हो गया। अब टेररिज्म के बाद हम आते हैं ह्यूमन राइट पे, मतलब मानवाधिकार होता क्या है। मानवाधिकार हम सब जानते हैं, ह्यूमन राइट क्या होता है। मानवाधिकार में मतलब राइट टू स्पीच, राइट टू इकोनॉमिक, ठीक है, राइट टू स्पीच, राइट टू असेंबली, मतलब मानवाधिकार तो बहुत सारे होते हैं। अब हम मानवाधिकार के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। अब ह्यूमन राइट्स 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के ह्यूमन राइट होते हैं। पॉलिटिकल राइट, अब पॉलिटिकल राइट होता क्या है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली। हमारा पहला है ह्यूमन राइट में, हमारा पहला आता है पॉलिटिकल राइट। पॉलिटिकल राइट में हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलती है, बोलने का अधिकार मिलता है, और असेंबली का, ठीक है, जो असेंबली, जनरल असेंबली होती है, उसका अधिकार मिलता है। दी सेकंड टाइप, हमारा अब ह्यूमन राइट का दूसरा टाइप आता है, रुक जाओ सॉरी, अब हमारा सेकंड टाइप आता है ह्यूमन राइट का, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट। आर्थिक और जो सामाजिक अधिकार होते हैं, मतलब उनको पैसे रखने की आजादी, इकोनॉमिकली राइट होगा, और जो सोशल राइट होगा, मतलब किसी भी समाज में उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, सोशल राइट है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ठीक है। और जो हमारा तीसरा राइट है, द राइट ऑफ कॉलोनाइज पीपल। अब जो राइट है कॉलोनाइज पीपल, मतलब जो लोग हैं एक साथ इकट्ठा होकर रह सकते हैं, कोई धर्म जाति कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, किसी भी धर्म के साथ, किसी भी, ठीक है, जाति के साथ लोग रह सकते हैं, अभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ठीक है। इंडिजिनियस माइनॉरिटीज और विभिन्न जातियों के साथ भी रह सकते हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। ह्यूमन राइट वो होता है किसी भी जाति में, धर्म में, रंग में, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं करना है, ठीक है, कोई भी काला हो गोरा हो, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई छोटी जाति का हो, बड़ी जाति का हो, ऊंची जाति का हो, उसमें भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। अब आता है हमारा ह्यूमन राइट वाला भी टॉपिक खत्म होता है। अब हमारा आता है ग्लोबल पॉवर्टी, मतलब वैश्विक गरीबी होती क्या है। अनदर सोर्स ऑफ इनसिक्योरिटी, सिंपल सी बात है, जो ग्लोबल पॉवर्टी है, मतलब वैश्विक गरीबी है, ठीक है, वो एक अलग से सोर्स है इनसिक्योरिटी का, एक ऐसा सोर्स है, इनसिक्योरिटी असुरक्षा का एक सोर्स है। वर्ल्ड पॉपुलेशन नाउ 650 करोड़ रीच 700 to 80 करोड़ इन 25 ईयर्स, ठीक है। हम सब जानते हैं जो वर्ल्ड की आज की पॉपुलेशन, आज के समय जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो 650 करोड़ है, ठीक है, 650 करोड़ आज की जनसंख्या पहुंच चुकी है। पर आने वाले 25 सालों में ये माना जा रहा है कि जो ये पॉपुलेशन है 700 से 800 करोड़ को क्रॉस कर सकती है, और उसके बाद जो ये पॉपुलेशन आने वाले टाइम में 900 से 1000 करोड़ को भी पार कर जाएगी, ठीक है, अगर इसी तरह से ग्रोथ होती रही तो। हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ अकर्स जस्ट इन 6 कंट्रीज, और हम सब जानते हैं जो आधी से ज्यादा जो जनसंख्या पॉपुलेशन ग्रोथ है ये कुल वर्ल्ड में हम सब जानते हैं कम से कम 204 या 206 देश हैं, उनमें से जो ये पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, आधी पॉपुलेशन ग्रोथ 6 कंट्रीज में हो रही है, जैसे आपकी चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। ये कुछ 6 कंट्रीज ऐसे, इनमें सबसे जो वर्ल्ड की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ इन कंट्रीज में होती है, ये सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं वर्ल्ड की। पुअरेस्ट कंट्रीज बांग्लादेश, और वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज और सबसे गरीब कंट्रीज इनको ही कहा जाता है, ठीक है, और ये वर्ल्ड की सबसे ज्यादा गरीब कंट्रीज हैं। पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल इन 50 ईयर्स, और जो जनसंख्या है ये माना जा रहा है कि आने वाले 50 सालों में जो जनसंख्या इन कंट्रीज को ट्रिपल हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। आने वाले 50 सालों में जो इन कंट्रीज की जो जनसंख्या है 3 गुना बढ़ सकती है 50 सालों में, ये माना जा रहा है, कंफर्म नहीं है, ये कंट्रोल कर ले तो। Many rich countries will see population shrinkage, और अब जो गरीब कंट्रीज है ना उनमें तो जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, पर जो कुछ अमीर कंट्रीज होते हैं, रिचर कंट्रीज है, जैसे अमेरिका हो गया, ठीक है, रशिया हो गया, पर इनके अंदर जो हमारी जो पॉपुलेशन हो गई, ठीक है, वो घटती जा रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ वो कम हो रही है, श्रिंकेज हो रही है।
श्रिंक हो रही है हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ। हायर पर कैपिटा इनकम एंड लो पॉपुलेशन ग्रोथ, इनके अंदर पॉपुलेशन तो घटती जा रही है, ठीक है, पर इनके अंदर जो पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ज्यादा और ज्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ घटती जा रही है, जिसके कारण जो रिचर कंट्रीज है वो और ज्यादा, और जो रिचर ग्रुप्स है वो और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, ठीक है, और जो गरीब देश है उनके अंदर जो लो पर कैपिटा इनकम वो ज्यादा कम है, और जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जो वो ग्रोथ उनके अंदर थोड़ी बहुत भी ग्रोथ कर रहे हो, पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण ढक रही है, उसका कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। इसके कारण जो गरीब देश है वो हो, और जो गरीब ग्रुप्स है, पुअर ग्रुप्स है, वो और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। इस टाइम में मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ कम होने से जो अमीर कंट्रीज है वो ज्यादा अमीर होती जा रही है, और पॉपुलेशन ग्रोथ होने से, ठीक है, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ ना होने से अमीर कंट्रीज और ज्यादा अमीर होती जा रही है, और पॉपुलेशन ग्रोथ होने से जो गरीब कंट्रीज है वो ज्यादा गरीब होती जा रही है। ये नहीं कि पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो कम जो कंट्री है वो अमीर हो जाएगी, पर ये भी नहीं है कि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होगी तो कंट्री अमीर हो जाएगी, ठीक है, फिर भी नहीं होगी। भाई ग्रोथ होनी चाहिए पर एक नॉर्मल स्टेज पे, हद से ज्यादा नहीं ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। हम सब जानते हैं कि जब इंडिया में है ना अब 60% है ना हमारा 40 नहीं 60 नहीं यार, पर मतलब हाफ, ठीक है, 45 या 60% है ना हमारा जो यूथ अब आज के टाइम में यूथ है, ठीक है, मतलब जो 15 से 59 ईयर्स के बीच के लोग है ना वो हमारे 60% हमारे लोग इस एज ग्रुप के हैं। तो मतलब ये यूथ पॉपुलेशन होगी जो काम करने वाले बंदे हैं, ठीक है, 59 या में ज्यादा बता दिया, ठीक है, ये 45 की एज के, ठीक है, 15 से 45 की एज ग्रुप के बंदे हैं हमारे सबसे ज्यादा, ठीक है, इंडिया के अंदर। और ये हमारी यूथ पॉपुलेशन है, मतलब जो सबसे ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन जिसको बोला जाता है। तो हमारा भाई ग्लोबल पॉवर्टी वाला भी टॉपिक खत्म हो जाएगा कि जो अमीर कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ होने से और पॉपुलेशन ग्रोथ होने से, पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो कम होने से, और जो पर कैपिटा इनकम वो हाई होने से वो ज्यादा अमीर होती जा रही है, और जो गरीब कंट्रीज है वो पर कैपिटा इनकम कम होने से और पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा होने से और ज्यादा गरीब होती जा रही है, ठीक है। तो हमारा ग्लोबल पॉवर्टी वाला अब खत्म होता है। गाइस अब न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट का अगला पॉइंट आता है माइग्रेशन, ठीक है। माइग्रेशन होता है प्रवास, ठीक है। माइग्रेशन मतलब प्रवास, मतलब एक जो लोग हैं माइग्रेट करते हैं, प्रवास करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसको माइग्रेशन बोला जाता है, ठीक है। माइग्रेशन दो तरीके से होता है, लीगल या इलीगल। लीगल तरीके से जो लोग माइग्रेट करते हैं उस माइग्रेशन से किसी भी कंट्री को ज्यादा खतरा नहीं होता है, ठीक है। जो लोग अनलीगल तरीके से माइग्रेशन करते हैं, जैसे बॉर्डर को क्रॉस कर, ठीक है, बिना किसी परमिशन के कंट्रीज के अंदर घुस जाना, उसको इलीगल माइग्रेशन बोला जाता है, ठीक है। चाहे वो नॉर्मल लोग हों या वो आतंकवादी हों, ठीक है, वो इलीगल तरीका ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं माइग्रेशन से हमें क्या खतरा होता है, कि माइग्रेशन कैसे हमारे लिए खतरा है, ठीक है। एक सोर्स है खतरे का, थ्रेट का। जो लोग है ना माइग्रेट करते हैं, चाहे वो किसी भी कारण से करे, चाहे वो अपनी गरीबी के कारण माइग्रेट करे, या उनके वहाँ पे युद्ध चल रहा हो, या पे वो या वहाँ पे उन कंट्रीज के अंदर बीमारियां हो, लोग मर रहे हो, वहाँ पे सोशल डिस्टर्बेंस हो, वहाँ की गवर्नमेंट अच्छी हो, किसी भी तरीके से माइग्रेट करें, पर जिस कंट्री के अंदर वो माइग्रेट करते हैं ना उसके लिए वो सबसे बड़ा खतरा बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे रेफ्यूजीज प्रॉब्लम होती है, ठीक है। गवर्नमेंट ये उनको कैसे जॉब्स प्रोवाइड कराएगी, उनको कैसे खाना खिलाएगी, ठीक है, वो खाना रखेगी, तो गवर्नमेंट के लिए रेफ्यूजीज प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो माइग्रेशन एक खतरा बन जाता है किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है। तो अब हम माइग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। माइग्रेशन होता क्या है। पॉवर्टी इन साउथ हैज आल्सो लेड टू लार्ज स्केल माइग्रेशन। अब माइग्रेशन होती क्या है, क्योंकि जो साउथ की कंट्रीज है हमारी, ठीक है, पश्चिमी कंट्रीज, साउथ की कंट्रीज है, उनमें बहुत ज्यादा लार्ज स्केल ऑफ माइग्रेशन होता है उन कंट्रीज से, क्योंकि गरीबी वहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। गरीबी के कारण जो लोगों बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में माइग्रेट करते हैं, ठीक है, टू सीक अ बेटर लाइफस्टाइल, स्पेशली बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इन नॉर्थ। वे एक बेटर लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, एक अच्छी इकोनॉमिक, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज भी उनको अच्छी मिलती है, क्योंकि वहाँ पे उन कंट्रीज के अंदर उनको नॉर्थ की जो कंट्रीज होती हैं उन पे वहाँ पे उनको पैसा अच्छा मिलता है अपने काम का, ठीक है। तो इसके कारण एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल फ्रिक्शन भी क्रिएट हो जाता है। तो हमारे गरीबी का तो हो गया, ठीक है, लोग माइग्रेट करते हैं। अब युद्ध का करते हैं, युद्ध से अगर लोग माइग्रेट क्यों करते हैं, आपको पता होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1971 में बांग्लादेश वॉर हुआ था, बांग्लादेश को लेकर, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो बांग्लादेश के ऊपर अपना ही दबदबा चला रहा था, ठीक है, उसके ऊपर जबरदस्ती उर्दू थोप रहा था, क्योंकि और जो बांग्लादेश के अंदर लोग थे वे आधे बंगाली थे, ठीक है, और आधे और पता नहीं क्या थे यार, ठीक है, बंगाली थे। तो
उन पे जबरदस्ती उर्दू थोपी जा रही थी, उन पे अपना ही राज चलाया जा रहा था, ठीक है। तो उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि हमें अपना अलग कंट्री चाहिए, ठीक है। तो और वहाँ से जो लोग हैं बांग्लादेश से इंडिया के अंदर माइग्रेट करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी थी, गवर्नमेंट थी, उनको मार रही थी, ठीक है, उनको दबाने की कोशिश कर रही थी, पर वे दबे नहीं, तो इंडिया के अंदर माइग्रेट करने लगे, ठीक है। फिर इंडिया ने उसको सपोर्ट किया था, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बांग्लादेश वॉर हुआ था, ठीक है। पर वॉर से पहले जो बांग्लादेश से जो लोग आए थे वो तो इंडिया के अंदर रह गई, पर इंडिया के अंदर रेफ्यूजी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई थी, ठीक है। पर इंडिया ने फिर भी उनको सपोर्ट किया था इकोनॉमिकली और मिलिटरली, ठीक है। हमारा युद्ध से लोग माइग्रेट करते हैं अपनी जान बचाने के लिए, ठीक है, उनको, क्योंकि सोशल डिस्टर्बेंस होते हैं वहाँ पे, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो, कुछ भी लगा लीजिए आप, ठीक है। अब युद्ध में लोग, सबसे ज्यादा लोग मारे जाते हैं युद्ध में ही, ठीक है। भूख से इतने लोग नहीं मरते कि यार 4 दिन भूखा रह लेंगे, ठीक है, क्या हुआ, फिर बच तो जाएगी जान, पर युद्ध में सबसे ज्यादा लोग मरते हैं। क्यों? युद्ध में ये नहीं होता है कि हम इस जाति को छोड़ देंगे, भाई युद्ध में सब टारगेट होते हैं, कोई नहीं बचता है, ठीक है। From 1990s to 1995, 17 states were involved in 93 wars, which killed about 55 lakh people. हम सब जानते हैं 1990 से 1995 के बीच, 1990 से 1995 के बीच तो 70 कंट्रीज थी, 70 देश थे, वो इन्वॉल्व थे 93 वॉर्स में, जिस युद्ध 93 वॉर्स होते, 93 युद्ध हुए थे, जिनमें 55 लाख लोग, 55 लोग, ठीक है, 55 पीपल्स मारे गए थे, ठीक है। 5 सालों के अंदर युद्ध ने, आप देख सकते हैं, 55 लाख लोगों की जान ले ली थी युद्ध ने, ठीक है। अब हमारा माइग्रेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आता है हमारा हेल्थ पेंडेमिक्स कैसा खतरा है हमारे लिए, ठीक है। सच एज HIV, एड्स, बर्ड फ्लू एंड कोरोना, सब एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम CARS हैज रैपिडली स्प्रेड अक्रॉस कंट्रीज थ्रू माइग्रेशन, बिजनेस, टूरिज्म एंड मिलिट्री ऑपरेशन। अब हेल्थ पेंडेमिक्स के बारे में पढ़ते हैं, बीमारियां होती क्या है। जैसे हम सबको पता है, सच एज जो बीमारियां होती है हमारी HIV, एड्स, बर्ड फ्लू, और आज के जो 2020 में जो सबसे ज्यादा महामारी बनी हुई है कोरोना, ठीक है, COVID-19 इसको बोला जाता है कोरोना, ठीक है। ये जो बीमारी हमारी कोरोना, ये चाइना से स्टार्ट हुई थी, और चाइना से स्टार्ट होते होते पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी महामारी बन चुकी है, बीमारी से महामारी या पेंडेमिक बन चुका है, पर और इसकी अभी तक कोई वैक्सीन आई नहीं है। इस बीमारी से बहुत ज्यादा लोगों को डेथ भी हो रही है, ठीक है, अभी तक इसकी कोई वैक्सीन बनी नहीं है। तो हमारा हेल्थ पेंडेमिक से आपको समझ तो वैसे आया हुआ होगा कि बीमारी से क्या खतरा होता है किसी भी कंट्री को। आपने लॉकडाउन को भी देख लिया होगा भाई, लॉकडाउन से क्या होता है, ठीक है, बुरा ही हाल हो जाता है भाई, ठीक है। अब HIV एड्स भी हमारा, हम जानते हैं, बहुत बड़ी बीमारी है। HIV जो एड्स है हमारा अफ्रीका से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, अफ्रीका से स्टार्ट हुआ था, और अब 2003 में एक एस्टिमेट लगाया गया था कि पूरे वर्ल्ड में 4 करोड़ लोग HIV एड्स से संक्रमित हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड वाइड। और इसके जो 2/3 जो लोग HIV पेशेंट्स है वो अफ्रीका के अंदर हैं, और जो बाकी जो आधे लोग बचे हुए साउथ एशिया के अंदर हैं, ठीक है। और कुछ जो कंट्रीज हैं नॉर्थ, जैसे आपकी नॉर्थ अमेरिका जैसी, और जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज है उन्होंने इसकी एक वैक्सीन या 2 दवाई ट्रीटमेंट इसका बना लिया, पर वो बहुत ज़्यादा हैवी है, पर जो एक्सपेंसिव होता है। पर जो कंट्रीज है हमारे जैसे अफ्रीका की, जिसमें सबसे ज़्यादा ये फैला हुआ है, वे कंट्रीज और कुछ एशिया की, वे इसको अफोर्ड नहीं कर पाती, क्योंकि इनका जो प्राइस होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, और वे बहुत ज़्यादा गरीब कंट्रीज होती हैं, तो उनको वे अफोर्ड नहीं कर पाती। पर जो वे कंट्रीज हमारी नॉर्थ अमेरिका हो गई, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हो गई, इन्होंने अपना जो डेथ रेट है, मृत्यु दर है HIV एड्स से जो लोग मारे जाते हैं, उसने 1990s के बाद उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा कम कर लिया है, ठीक है। हेल्थ पेंडेमिक हमारा हो चुका है, ठीक है। गरीबी मतलब बीमारियों से क्या खतरा होता है, आपने कोरोना को, भाई सबको पता है कोरोना कितनी खतरनाक बीमारी है आज के टाइम में, ठीक है, पता भी नहीं चलता है कब हो जाती है और बंदे की जान चली जाती है, ठीक है। तो हेल्थ पेंडेमिक में हमारे लिए सबसे अच्छा क्यों भाई, हमने HIV एड्स भी नहीं देखा है, बर्ड फ्लू भी नहीं देखा, पर कोरोना, ठीक है, हम आज के टाइम में हमारे सामने ही आई है, ठीक है। तो हमारा भाई हेल्थ पेंडेमिक्स भी होता है, आता है हमारा कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, मतलब अब हम कोऑपरेटिव सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। होता क्या है, डीलिंग विद नॉन ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ थ्रेट, सिक्योरिटी रिक्वायर कोऑपरेशन रेदर देन मिलिट्री कन्फ्रंटेशन। मतलब अगर हमें डील करनी है, जो नॉन ट्रेडिशनल सोर्स होते हैं थ्रेट, अगर हमें उनसे डील करनी है,
तो हमें सिक्योरिटी के साथ कोऑपरेशन का भी इस्तेमाल करना होगा, सिक्योरिटी कोऑपरेशन का इस्तेमाल करना होगा, मिलिट्री को अलग रखना होगा, ठीक है। हमें मिलिट्री का यूज नहीं करना है अगर हमें कोऑपरेटिव सिक्योरिटी करनी है, तो लोगों के साथ हमें कोऑपरेशन करना होगा, ठीक है। सिक्योरिटी के लिए मिलिट्री को अलग रखना होगा, ठीक है। कन्फेडरेशन को मिलिट्री फोर्स में हैव अ रोल टू प्ले इन कॉम्बैटिंग टेररिज्म और एनफोर्सिंग ह्यूमन राइट। जो हमारी खाली मिलिट्री होती है ना, वो हमारा खाली इस्तेमाल यूज में आती है, खाली वो एक अच्छा रोल अदा करती है टेररिज्म जो आतंकवाद है उसको हराने में, उसको जड़ से खत्म करने में। और जो हमारे ह्यूमन राइट का उल्लंघन होता है खाली मिलिट्री का, उसी के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। जो कुछ नॉन ट्रेडिशनल सोर्स होते हैं, जो खतरे होते हैं, उनके लिए मिलिट्री का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आप एक बात बताइए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या आप मिलिट्री का इस्तेमाल करोगे? बीमारी के लिए आप मिलिट्री का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो इसमें मिलिट्री का इस्तेमाल नहीं किया जाता, कोऑपरेशन ही की जाती है, कोऑपरेट किया जाता है। बट देयर इज नो यूज ऑफ मिलिट्री इन पॉवर्टी एलिवेशन। अब हमारा वही एग्जांपल आ गया, आप गरीबी को हटाने के लिए आप मिलिट्री का इस्तेमाल करोगे, भाई गरीबी हटाओ नहीं तो मैं तेरे पे हमला कर दूंगा, ठीक है। ये नहीं होता है भाई, इसके साथ हमें कोऑपरेशन करना होगा, ठीक है। ये कोऑपरेशन को होता है, हमें माइग्रेशन को मैनेज करना है तो वो भी हमें कोऑपरेट करना होगा, कंट्री के साथ बातचीत करनी होगी। भाई आप अपने यहाँ पे ये सुधारो, आपकी कंट्री से लोग माइग्रेट हो रहे हैं, हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में माइग्रेशन हो रहा है। तो डील विद हेल्थ पेंडेमिक्स, और हमें साथ मिलकर डील करना होगा जो हेल्थ पेंडेमिक्स जैसे बीमारियां हैं उनके साथ डील करना होगा, एग्जांपल कोरोना, ठीक है। द यूज ऑफ मिलिट्री वुड मेक मैटर वर्स, और जो इस्तेमाल होता है मिलिट्री का, जो यूज है मिलिट्री का, वो बहुत ज्यादा मैटर को बहुत ज्यादा वर्स बना देता है। हम सब जानते हैं जो काम हमारा शांति से हो सकता है, अगर उसके लिए हम सेना का इस्तेमाल करेंगे तो जो मुद्दा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। क्यों हमें भाई इस्तेमाल करना है? जब हम बातचीत से काम कर सकते हैं तो हमें सेना का इस्तेमाल क्यों करना है? इसलिए जो काम हमारा कोऑपरेशन से, बातचीत से हो सकता है उसके लिए सेना का इस्तेमाल नहीं करना है। कोऑपरेटिव सिक्योरिटी का मतलब ये होता है वी नीड स्ट्रेटजीज टू डू डिवाइस कोऑपरेशन। हमें कुछ स्ट्रेटजी होती हैं ऐसी का इस्तेमाल करना है कोऑपरेशन के लिए। कोऑपरेशन में भी बायलेटरल, ग्लोबल और कॉन्टिनेंटल। कोऑपरेशन 3 तरह की होती है, बायलेटरल, ग्लोबल और कॉन्टिनेंटल। 1-2 तरीके की और होती है भाई, वो देख लेना बुक में, पर मैंने ये मेन 3 ही लिखी है, ठीक है। कोऑपरेटिव सिक्योरिटी रिक्वायर बोथ इंटरनेशनल एंड नेशनल बोथ लाइक। जो हमारी कोऑपरेटिव सिक्योरिटी है उसमें जरूरत होती है बहुत, दोनों की, चाहे वो इंटरनेशनल हो सिक्योरिटी हो या नेशनल सिक्योरिटी, उनमें कोऑपरेटिव सिक्योरिटी के अंदर दोनों ही चीजों की जरूरत होती है। जैसे हमारा यूएन हो गया, इंटरनेशनल एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। हमारा वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है। कोऑपरेटिव, अब आता है कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में ऑल्सो इन्वॉल्व यूज ऑफ फोर्स एज अ लास्ट रिजोर्ट। और जो हमारी कोऑपरेटिव सिक्योरिटी के अंदर, मतलब जो कोऑपरेटिव सिक्योरिटी होती है उसके अंदर जो मिलिट्री का इस्तेमाल किया जाता है वो एक आखिरी जरिया होता है। अगर हम किसी भी कंट्रीज के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं सिक्योरिटी के लिए, तो अगर जो मिलिट्री का इस्तेमाल होना वो एक आखिरी जरिया होगा। जब सारी चीजें हम आखिरी जरिया बचेगा जब ही हमें मिलिट्री का इस्तेमाल करना है, नहीं तो भाई कोऑपरेशन ही करना है, ठीक है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में हैव टू सैंक्शन टू यूज ऑफ फोर्स टू डील विद गवर्नमेंट। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी होती है, ठीक है, अब हम कोऑपरेट कर रहे हैं तो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी बन जाती है, किसी भी कंट्री के हाथ में नहीं होता है, सबको एक साथ कोऑपरेट करना होगा, ठीक है। उनको सैंक्शन करना होगा, अप्रूवल देना होगा कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं फोर्स का डील करने के लिए। कोई भी अगर किसी भी कंट्री की सरकार है, अगर आपको उसको डील करना है तो आप कोऑपरेशन, अगर कोई जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है परमिशन दे देती है कि आपको अब आप अपनी सेना का, मिलिट्री का इस्तेमाल कर सकते हो उससे डील करने के लिए, ठीक है। दैट किल देयर ओन पीपल, जो अपने लोगों को खुद मार रही है, आप उससे सेना के साथ डील कर सकते हो। इग्नोर माइजरी ऑफ देयर पॉपुलेशन हु आर डिवास्टेड बाय पॉवर्टी डिजीज, ठीक है। और जो इग्नोर कर रहे हैं अपने लोगों को, ठीक है, अपने लोगों की जो इच्छा है, माइजरी है, अपनी पॉपुलेशन को, ठीक है, उनको इग्नोर कर रहे हैं, जो तबाह हो चुके हैं, डिवास्टेड हो चुके हैं, गरीब के कारण वो मर रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, बीमारियों के कारण उनकी डेथ हो रही है, ठीक है। आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इट मे बी यूज फोर्स अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिज्म एंड हु, ठीक है। आपको इन चीजों के लिए आपको इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। जैसे पॉवर्टी हो गई आपकी और डिजीज हो गया, आपके लिए इस चीज के लिए आपको मिलिट्री का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको खाली, अगर वहाँ पे जो लोग हैं वो मारे जा रहे हैं खुद की गवर्नमेंट के द्वारा,
ठीक है, उनको पॉलिटिकली हैरेस किया जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, जब आप मिलिट्री का इस्तेमाल करोगे, आप जब ही मिलिट्री का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, आपको मिलिट्री का इस्तेमाल नहीं करना है। इट में बी यूज फोर्स अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिज्म, और जो फोर्स है उसका इस्तेमाल करना है इंटरनेशनल टेररिज्म को ही लेकर, अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकवाद होता है आप उसी के लिए ही फोर्स का इस्तेमाल करोगे। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इज मच बेटर व्हेन यूज ऑफ फोर्स इज सजेशन्ड एंड अपील कलेक्टिवली बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी रेदर देन, ठीक है, जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है वो जब मोस्ट बेटर मतलब अच्छी जब होती है जब जो फोर्स का इस्तेमाल है वो जब किया जाए, जब वो सैंक्शन किया जाएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा, जब उसको अप्रूवल दिया जाएगा कि अब आप फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और कलेक्टिव सिक्योरिटी का ये फायदा होता है कि आप बिना किसी, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी जब भी आप फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हो कलेक्टिवली। हम इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारा अगला लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, ठीक है। इसमें हम इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, चाहे वो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हो, ठीक है, 4 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के। मिलिट्री कैपेबिलिटीज, इंटरनेशनल नॉर्म्स, जो इंटरनेशनल कानून होते हैं उसमें इंडिया की क्या रोल है, और सर्वल जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो इंडिया को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, और हमारा चौथा है इकोनॉमिक क्या बोलते हैं सिक्योरिटी, आर्थिक सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। इंडिया हैज फेस्ड ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट ऑफ सिक्योरिटी दैट हैव इमर्ज्ड फ्रॉम विद इन एज वेल एज आउटसाइड इट्स बॉर्डर। भाई हम सब जानते हैं इंडिया ने ना चाहे दोनों खतरों को झेला, चाहे वो ट्रेडिशनल हो या नॉन ट्रेडिशनल हो, परंपरागत और गैर परंपरागत जो खतरे होते हैं इंडिया ने दोनों को झेला है, ठीक है। चाहे वो उसके सीमा के अंदर वाले हों, ठीक है, जो बाउंड्री के अंदर वाले खतरे होते हैं, या आउटसाइड बॉर्डर वाले खतरे, इंडिया ने दोनों ही खतरों को झेला है, ठीक है। इट्स सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी हैव 4 बोर्ड कंपोनेंट्स, और जो इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है उसके 4 बोर्ड कंपोनेंट्स हैं। पहला मिलिट्री कैपेबिलिटी, दूसरा स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल नॉर्म्स, तीसरा सर्वर कुछ मिलिटेंट ग्रुप से जो इंडिया से कुछ स्टेट्स है जो इंडिया उनको तोड़ना चाहते थे, अलग करना चाहते थे, ठीक है, उसकी शांति को भंग करना चाहते थे। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, और हम आर्थिक सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम पहले स्टार्ट करते हैं मिलिट्री कैपेबिलिटीज। इंडिया की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है वो कैसी थी, ठीक है। इंडिया हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन कॉन्फ्लिक्ट्स विद इट्स नेबर पाकिस्तान इन 1947 to 48, 1965, 1971 and 1999 एंड चाइना इन 1962, ठीक है। हम सब जानते हैं जो इंडिया है वो अपने जो उसका पड़ोसी देश है उसके साथ बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हुआ है। हम सबको पता है जो पाकिस्तान है वो पहले इंडिया का हिस्सा था। 1947 में जब पार्टीशन हुआ था इंडिया का, जब उसको अलग पाकिस्तान घोषित कर दिया गया, अलग कंट्री बना दिया गया था, ठीक है। ब्रिटिश की, अंग्रेजों की शर्त थी कि आपको एक अलग कंट्री बनानी होगी, ठीक है। उन्होंने डिवाइड एंड रूल के उससे इंडिया को तोड़ दिया था, ठीक है। तो अलग हो गया भाई। तो इंडिया और पाकिस्तान जो दोनों पड़ोसी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चले आजादी से, जैसे ही पार्टीशन होता उसी के बाद से कॉन्फ्लिक्ट चले 1947 से 1948, 1965, ठीक है, और 1971 एंड 1990 एंड, ठीक है। पाकिस्तान के साथ जितने सारे कॉन्फ्लिक्ट 1947, 48, ठीक है, 1965, 1971 और 1990, इंडिया और पाकिस्तान के साथ जितने सारे कॉन्फ्लिक्ट। अब आते हैं चाइना की बारी। चाइना के साथ हम सब जानते हैं इंडिया की लड़ाई हुई थी 1962 में। सिंस इट इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज इन साउथ एशियन रीजन, और हम सब जानते हैं जो इंडिया हो गया, चाहे पाकिस्तान हो या चाहे चाइना हो, जिस टाइम पे इंडिया की लड़ाई हुई थी ना के साथ, ये कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन से लैस थी, ठीक है। ये न्यूक्लियर वेपन्स वाली कंट्रीज, इनके पास न्यूक्लियर आर्म्ड हथियारों वाली देश थे ये साउथ एशियन कंट्रीज के, और इंडिया इनसे पूरी तरीके से घिरा हुआ था इन कंट्रीज से। सो इंडिया ने एक डिसीजन किया था कि वो भी न्यूक्लियर टेस्ट करेगा, पर भाई उस टाइम पे ना वर्ल्ड स्टेज पे न्यूक्लियर टेस्ट कर तो सकते थे, पर कुछ ट्रीटी हुई थी कि आप न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते, पर इंडिया ने चोरी छुपे किया था, ठीक है। इंडिया ने 1998 में अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था, ठीक है। उसके बाद से इंडिया एक न्यूक्लियर स्टेट बन गया था, ठीक है। इंडिया फर्स्ट, और इंडिया ने जो ये टेस्ट किया था ना, तो इंडिया ने ये कहा था कि इंडिया चारों तरफ से अपने न्यूक्लियर वेपन्स वाली कंट्री से घिरा हुआ है, तो इंडिया ने अपनी सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर टेस्ट किया है, ठीक है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए किया है ये टेस्ट, ठीक है।
और जो इंडिया ने फर्स्ट टेस्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1974 में, वो इंडिया का सक्सेस नहीं हो पाया था, उसमें इंडिया फेल हो गया था। इसके बाद इंडिया ने दूसरा जब टेस्ट किया था 1998 में, तो उसको पहला उसका टेस्ट पास हो गया था, ठीक है। क्योंकि ये तो भाई पूरा ही नहीं हो पाया था, इसमें फेल होने की तो बात ही नहीं है, ठीक है। कुछ कंट्रीज को, आपने पोखरण मूवी देखी होगी, पहले टेस्ट के बारे में पता ही पहले होने से पहले ही पता लग गया था, उसको जब ही रोक दिया गया था, ठीक है। तो फिर दोबारा 1998 में किया गया था, जो सक्सेसफुल हुआ था, ठीक है। तो भाई पहला 1974 में जो टेस्ट किया था न्यूक्लियर डिवाइस का, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, उसको रोक दिया गया था। तो जो इंडिया ने कंडक्ट किया था न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में किया था, ठीक है। आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया ने न्यूक्लियर जो टेस्ट है वो कब कंडक्ट किया था। अब हमारा, ठीक है सर, मिलिट्री कैपेबिलिटीज कंप्लीट होती है। अब हमारा आता है स्टैंडिंग इंटरनेशनल नॉर्म्स, अगला पॉइंट है हमारा स्टैंडिंग इंटरनेशनल नॉर्म, मतलब जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है, कानून सा लॉ है, उसको बढ़ाना, उसको मजबूत करना, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू सपोर्टेड द कॉज ऑफ एशियन सोलिडरिटी। जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, वो सपोर्ट करते थे जो एशियन है, पूरा मतलब एशियन है, उसकी जो सोलिडरिटी है उसको सपोर्ट करते थे। डीकोलोनाइजेशन, मतलब जो कंट्रीज कोलोनाइज, मतलब जो दूसरी कंट्रीज उन पर राज करने, उनको गुलाम बना के बैठी है, उनकी डीकोलोनाइजेशन, आजादी के लिए भी वो सपोर्ट करते थे। डिसआर्ममेंट, और जो डिसआर्ममेंट है, जो हथियार है, वो हथियारों के लिए बिल्कुल भी सपोर्ट में थे, डिसआर्ममेंट के सपोर्ट में थे, ठीक है। और जो यूएन है एज अ फोरम विच इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स आर सेटल, और जो एक यूएन थी, यूएन को एक इंटरनेशनल फोरम के उससे देखते थे और उसको सपोर्ट करते थे, क्योंकि जो यूएन है वहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको सेटल किया जाता था, ठीक है। इसलिए वो यूएन को भी सपोर्ट करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंडिया joined 110 countries that signed a ratified the क्योटो प्रोटोकॉल, और इंडिया ने ज्वाइन किया था 110 कंट्रीज को 1997 में, ठीक है। 1997 में इंडिया ने 110 कंट्रीज 110 कंट्रीज को ज्वाइन किया था, साइन कर, जो जिन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल साइन की थी। जो क्योटो प्रोटोकॉल थी ना भाई, आपका क्वेश्चन 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में आ सकता है कि क्या थी, ठीक है। तो इसमें है ना, जो क्योटो प्रोटोकॉल है प्रोवाइड कराती है एक ऐसा रोड मैप, जिसमें जो एम्बिशन है, मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उनको बढ़ने से रोका जाए, उन पर कंट्रोल किया जाए, ठीक है, एमिशंस को कम किया जाए, रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, इसलिए उसको क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसमें जो पोल्यूशन है, ग्रीन हाउस गैसेज है, उनको कंट्रोल किया जाता था। अब हमारा थर्ड आता है सर्वल मिलिटेंट ग्रुप्स, ठीक है। सर्वल मिलिटेंट ग्रुप्स फ्रॉम एरियाज सच एज Nagaland, Mizoram and Punjab and Kashmir among other have time to time showed to break away from India, ठीक है। कुछ मिलिटेंट ग्रुप थे, ठीक है, कुछ मतलब जो नक्सलवादी नहीं बोलते जिनको, ठीक है, वे मिलिटेंट ग्रुप थे। जैसे उन कुछ कंट्रीज है, जैसे हमारी नागालैंड के अंदर, मिजोरम के अंदर, पंजाब के अंदर एंड कश्मीर के अंदर अमंग अदर हैव टाइम टू टाइम, और बहुत सारी कंट्री, एक दो और थी, उनके अंदर मिलिटेंट ग्रुप थे, और जो बार बार है ना इंडिया को तोड़ने के ऊपर लगे हुए थे कि इन कंट्रीज को अलग करो, एक अलग कंट्री बना दो, ठीक है, ठीक है। बार बार प्रोटेस्ट कर रही थी, हम इंडिया का हिस्सा बन के नहीं रहना चाहते, क्योंकि इंडिया को उस टाइम भाई आजादी मिली थी, जो हमारे फिर वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे हमारे, ठीक है, तो उन्होंने फिर इस सब कंट्री को एक साथ जुटा के रखा, ठीक है, सबको एक साथ कोऑपरेट कराया, सब ट्रीटी साइन कराई, ठीक है। उनका एक बहुत बड़ा रोल है कि जो इंडिया है अब एक इकट्ठा है पूरा, ठीक है, सब ये जो स्टेट्स अब इंडिया के अंदर ही है, ठीक है। इंडिया हैज ट्राइड टू प्रिजर्व नेशनल यूनिटी, और इंडिया है वो हमेशा कोशिश करता है कि जो उसकी नेशनल यूनिटी है, एकता है, वो बनी रहे। और क्योंकि उसने, इंडिया ने ना जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको एडॉप्ट कर रखा है, ठीक है, उसको अपना रखा है, तो इंडिया हमेशा पीस, शांति बनाए रखना चाहता है, ठीक है। हमारा भाई ये वाला भी खत्म होता है, हमारा फोर्थ आता है इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ठीक है। अब हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी, आर्थिक सुरक्षा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। टू लिफ्ट अप पीपल फ्रॉम पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, ठीक है। हम सब जानते हैं भाई, इंडिया जब आजाद हुआ था ना, वो इतना ज्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग था नहीं, ठीक है, और इंडिया को भाई पाकिस्तान को भी पैसा देना था, पार्टीशनाइज हुआ था, कम से कम उसको भाई पैसे करोड़ों में कुछ पैसे देने थे, शायद 55 करोड़ या कुछ ऐसे ही देने थे, पैसे देने थे पाकिस्तान को, ठीक है। क्यों आजाद हुआ था, तो पार्टीशन हुआ था, हर चीज का बंटवारा हुआ था, चम्मच से लेके, ठीक है, सुई तक का, कुर्सी तक का, ठीक है। तो अपने लोगों को गरीबी से निकालने के लिए और इनइक्वालिटी, ठीक है,
इंडिया ने अपने लोगों को गरीबी से और निकालने के लिए, ठीक है, पॉवर्टी से उठाने के लिए, और जो इनइक्वालिटी थी, ठीक है, इनइक्वालिटी थी उससे ऊपर उठाने के लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑल्सो अ वे टू प्रोवाइड ग्रेटर सिक्योरिटी। तो इंडिया ने एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कि उससे अपने आप को चलाया, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है एक ऐसा रास्ता है जो प्रोवाइड कराता है ग्रेटर सिक्योरिटीज, एक बहुत जो सुरक्षा प्रोवाइड कराता है किसी भी कंट्री को, ठीक है। जिस कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी ना, ठीक है, वो इतनी जल्दी से फैलेगी, उसको एक अच्छी ग्रेटर सिक्योरिटी मिलेगी, ठीक है। देयर इज अ प्रेशर ऑन डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट कंबाइन इकोनॉमिक ग्रोथ विद ह्यूमन डेवलपमेंट। और जो प्रेशर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ना, ठीक है, और उनके ऊपर वही बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, ठीक है, कि जो कंबाइन इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ का भी और जो ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास का भी बहुत ज्यादा उन पर प्रेशर होता है, ठीक है। तो हमारा भाई इकोनॉमिक सिक्योरिटी वाला भी खत्म होता है कि जो इंडिया अपने लोगों को पॉवर्टी और इनइक्वालिटी से ऊपर उठाना चाहता था, ठीक है। उन्होंने डेमो गवर्नमेंट है जो लोकतांत्रिक सरकार, उसको किस रीजन किया था, क्योंकि एक बहुत अच्छा रास्ता है ग्रेटर सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। और इंडिया के ऊपर एक ऐसा प्रेशर भी था कि जो डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट थी वो कंबाइन थी, और कंबाइन इकोनॉमिक ग्रोथ थी, जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट भी था, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है भाई। अब हमारा जो ये टॉपिक है इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, ये वाला हमारा टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। इस टॉपिक के साथ हमारा जो चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर आपने इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाकर चेक कर सकते हैं, और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं, नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है, नोट्स को उनके साथ शेयर कीजिए, ठीक है, और उनसे भी कहिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।